नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। इतिहास की भूल को सुधारने का समय दैनिक जागरण। हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। फिर पाला बदल जनसत्ता। रोहन बोपन्ना का कमाल राशि सहारा। चांद पर सात हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। इतिहास की भूल को सुधारने का समय दैनिक जागरण। हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। मंदिर भारत की श्रद्धा है, जीवमान प्रतिष्ठित और उपास्य है, लेकिन इस्लामी हमलावरों और शासकों ने भारत को नीचा दिखाने के लिए हजारों मंदिर गिराए और उसी सामग्री से उन्हीं स्थलों पर मंदिर जैसे ढांचे बनाए। मस्जिद जैसे ढांचे बनाए। अयोध्या में मंदिर गिराकर कथित मस्जिद बनाएगी। यह राम राम मंदिर के लिए 500 वर्ष संघर्ष चला। लंबे संघर्ष में अनेक लोग मारे गए। जन आंदोलन चला। न्यायिक कार्रवाई लंबी चली। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। बीती 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कर्तव्य निभाया। काशी में ज्ञान वापी के संबंध में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एजेंसी से की रिपोर्ट आई है। यहाँ भी प्राचीन मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। मथुरा की भी यही स्थिति है। देश की निगाहें बेशक मथुरा और काशी पर टिकी हैं, लेकिन मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनाने की संख्या हजारों में है। मंदिर ध्वस्तीकरण का मकसद राष्ट्र को अपमानित करना और राष्ट्रीय स्वाभिमान को कुचलना था। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में सही लिखा है कि देश की सुरक्षा और खुशहाली किसी भी शासन के लिए गौरव के कार्य हैं, किंतु मुस्लिम इतिहासकारों ने अधिक प्रशंसागान उन सुल्तानों और गाजियों के लिए किया है जिन्होंने अधिक से अधिक मंदिर तोड़े। कुरान के अनुसार कुफ्र का सबसे बुरा रूप शिर्क है। शिर्क का सबसे बुरा रूप मूर्ति पूजा है। हिंदुस्तान मूर्ति पूजकों का देश है। कुफ्र के दमन में मुसलमानों को जितने अत्याचार इस देश में करने पड़े उतने किसी और देश में नहीं। इस्लामी आक्रमणकारियों शासकों द्वारा ध्वस्त मंदिर भारतवासियों के अंतस में शूल की तरह चुभते हैं। लिबरल सेकुलर ऐसी जघन्य कार्रवाई को भूल जाने का उपदेश देते हैं। क्या कोई कौम राष्ट्रीय स्वाभिमान को रौंदने की घटना प्रत्यक्ष देखकर भी भूल सकती है? क्या कोई राष्ट्र सोच समझकर किए गए राष्ट्रीय अपमान को भूल सकता है? क्या तमाम मंदिरों को तोड़कर उसी सामग्री से बनाई गई मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम को भुलाया जा सकता है? कुव्वतुल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम की ताकत। इस ताकत के प्रदर्शन का लक्ष्य भारतवासियों को बताना था कि इस्लाम की कुव्वत को चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का ध्वंस प्रत्यक्ष है। ईसा पूर्व 1वीं सदी में शक राजाओं के काल में वासुदेव कृष्ण मंदिर तोरण द्वार विद्यमान है। गुप्त सम्राट ने भव्य मंदिर बनवाया था। वो यह चीनी यात्री हिंसुआंग के समय भी था। इसे गजनी के मोहम्मद ने नष्ट कर दिया। राजा विजयपाल ने इसे फिर बनवाया। सिकंदर लोदी ने इसे फिर तोड़ा। ओरछा नरेश ने इसे फिर बनवाया और औरंगजेब ने इसे गिरवाया और आधे भाग में ईदगाह बनवाया। गजनी के मोहम्मद के ऐसे भी कृत्य थे जिस उसके अपने इतिहासकार उतबी ने लिखा था कि मोहम्मद ने मूर्तियों को तोड़ा था। डॉक्टर टाइटस ने इंडियन इस्लाम में लिखा कि 1669 में औरंगजेब को सूचना मिली कि मुल्तान और बनारस प्रांतों में ब्राह्मण तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या करते हैं। उसे हुक्म दिया कि पाठशालाओं और मंदिरों को गिरवा दें। अधिकारियों की सूचना दी कि विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया गया है। बादशाहनामा के अनुसार शाहजहां को बताया गया कि बनारस में मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि बनारस और पूरी सल्तनत में मंदिर को गिरा दिया जाए। मंदिर गिरा दिए गए। क्या भारत के लोग सुनियोजित राष्ट्रीय अपमान को यूं ही भूल सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप में ऐसी घटना मंदिर ध्वस्तीकरण की है, लेकिन इनका मर्म दूसरा है। वास्तविकता यह है कि ऐसी वारदातें भारतीयों को स्थायी रूप में अपमानित करने की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा रहीं। राष्ट्रीय अपमान ही ऐतिहासिक सत्य है। इस सत्य को भुलाकर राष्ट्रीय स्वाभिमान की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों को टालने के लिए 1991 में धर्मस्थल कानून बनाया गया। इस कानून का भाव गले नहीं उतरता। इसमें 1947 के पहले के मंदिरों की स्थिति को ज्यों का त्यों स्वीकार करने की बात है। कानून मंदिर ध्वंस के इस्लामी अभियानों और तोड़े गए मंदिरों को विधिक विमर्श से बाहर रखता है। इस अधिनियम की उपयुक्ता पर सम्यक पुनर्विचार आवश्यक है। मंदिर ध्वस्त राष्ट्र के लिए पीड़ादायक। मंदिर ध्वंस राष्ट्र के लिए पीड़ादायक। मंदिर ध्वंस के मामलों को सामान्य अपराध की तरह देखकर भूल जाना अनुचित होगा। मंदिर ध्वंस के तथ्य सत्य और मंतव्य सुस्पष्ट हैं। देश के सभी ध्वस्त मंदिरों को सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे उपासना स्थलों की पूर्व स्थिति के रूप में पुनर्प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। जरूरी हो तो सभी ध्वस्त मंदिरों के पुनर्निर्माण का रास्ता निकालने के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है। सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक अच्छा मॉडल हो सकता है।
जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सम्मिलित हुए, वैसे ही नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित हुए थे। राष्ट्र की अपेक्षा है कि इस्लामी विद्वान और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता निष्पक्ष राय दें, मंदिर तोड़कर बनाए गए सभी उपासना स्थलों पर एक समान सर्वमान्य निर्णय में सहयोग करें। ध्वस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा। कुछ स्वयंभू इतिहासकार भी विदेशी हमलावरों को राष्ट्र विरोधी नहीं मानते, मंदिर ध्वंस के जघन्य अपराध की निंदा नहीं करते। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर लंका, बाबर बाबर और नादिर शाह से लेकर अहमद अहमद शाह अब्दाली तक सभी इस्लामी आक्रांताओं का एजेंडा हिंदू धर्म का दमन और मंदिर विध्वंस का था। मंदिर ध्वंसीकरण विदेशी आक्रांताओं का पाप है, उनका स्मरण दुख देता है। इस समस्या को ज्यों का त्यों छोड़ना उचित नहीं होगा। भारत को सभी विवादित और ध्वस्त मंदिरों का समाधान चाहिए। मंदिर ध्वंस इतिहास का दुखद अध्याय है। विदेशी हमलावर इस इतिहास में अभियुक्त है। ध्वंस मंदिर साक्ष्य है, अभियुक्तों को सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन उनके द्वारा किए गए अपकृत्य का संशोधन संभव है। यह राष्ट्र और समय की आवश्यकता है। फिर पाला बदल जनसत्ता। कहते हैं गठबंधन की सरकार चलाना तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा होता है, इसलिए कई बार राजनीतिज्ञों दलों को अपने घोषित सिद्धांतों से समझौता भी करना पड़ता है, मगर जिस जिस तरह बिहार में सियासी उलटफेर हुआ है वह विचित्र है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। फिर वे उसी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, जिसे 17 महीने पहले नाता तोड़ते हुए कहा था कि भाजपा के साथ जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तब उन्होंने यह संकल्प भी दोहराया था कि चाहे उनकी जान चली जाए भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मगर 17 महीने बाद फिर उसके साथ हो लिए। राजनीतिक गठबंधन में मतभेद कोई नई बात नहीं है, मगर राजद के बाद साथ उनके क्या क्या ऐसे मतभेद थे जिसकी वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला किया, वह कई लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। दरअसल राजद के साथ उनकी पार्टी के संबंध बिल्कुल सहज और सामान्य ही दिख रहे थे। नीतीश कुमार के इस तरह पाला बदलने से निश्चय ही अगर किसी को फायदा हुआ है तो वह है भाजपा। आम चुनाव नजदीक है और बिहार में भाजपा के लिए कठिन चुनौती मानी जा रही थी, अब चुनौती आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में नीतीश कुमार की सक्रियता से भी भाजपा की मुश्किलें पेश आ रही थी। यह गठबंधन चूंकि नीतीश कुमार की पहल पर ही बना था, माना जा रहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में यह भाजपा को टक्कर दे सकता है। नीतीश कुमार के भाजपा से हाथ मिला लेने के बाद यह गठबंधन कुछ और कमजोर हो गया है। ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के सीट बंटवारे को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला सुना चुके हैं। इस तरह यह भाजपा की दूसरी बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। हालांकि नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें कई दिन पहले से लगाई जा रही थी, मगर राजद के साथ उनके मनमुटाव की वजह स्पष्ट नहीं थी। नीतीश कुमार ने इतना बार कहा था कि उनके लोग दिन रात मेहनत करके काम कर रहे थे और श्रेय दूसरे लोग ले जा रहे थे, इसलिए उनकी पार्टी में इसे लेकर नाराजगी थी। मगर भाजपा के साथ उन्हें अब कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब उनका इसका दावा भी शायद ही कर पाए, क्योंकि उससे अलग होते समय भी नीतीश कुमार ने यही तर्क दिया था। राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने निसंदेह कई महत्वपूर्ण काम किए, जिसकी पूरे देश में सराहना हुई। उन्होंने जाति जनगणना कराई, खाली पदों पर त्वरित ढंग से भर्तियां कराई। इस तरह नीतीश कुमार सरकार वहां के लोगों में भरोसा मजबूत हुआ है, मगर अब उनके ताजा फैसले से निराशा नजर आने लगी है। भाजपा के साथ मिलकर वे सरकार तो चला लेंगे, मगर प्रदेश के लोगों का भरोसा कितना जीत पाएंगे देखने की बात होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। अब जब आम चुनाव नजदीक है, भाजपा के साथ जाकर वे उस नुकसान की कितनी भरपाई कर पाएंगे कहना मुश्किल है। भाजपा से अलग होकर उन्होंने राजद का हाथ पकड़ा था तो उनकी काफी सराहना हुई थी। अब उनकी साख इस पर निर्भर करेगी कि नई गठबंधन सरकार में भी कितने जन कल्याणकारी फैसले करते हैं। रोहन बोपन्ना का कमाल, राष्ट्रीय सहारा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन भावनाएं हैं। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एंडन के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर उन्होंने यह गौरव हासिल किया है। सही मायनों में बोपन्ना के करियर में पिछला सप्ताह यादगार साबित हुआ, जिसे वह कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे। बोपन्ना ने सेमीफाइनल में विजय पाते ही विश्व का नंबर एक खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल की। वह सबसे ज्यादा उम्र में पहली बार विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बने। बोपन्ना ने 2003 में करियर की शुरुआत की और 2008 में यूएल में खेलना शुरू किया, लेकिन उन्हें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के लिए 2017 तक का इंतजार करना पड़ा। हालांकि 2010 में उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी एहतेशाम उल हक कुरैशी के साथ जोड़ी बनाई और पहले ही साल यूएस ओपन में पुरुष युगल के फाइनल तक
चुनौती पेश करने में सफल रहे, पर यह जोड़ी संभाल करने में पहले ही भारत-पाक संबंधों में खटास आने की वजह से टूट गई। बोपन्ना ने 2021 में लगातार असफलताओं की वजह से टेनिस से संन्यास लेने का फैसला का विचार बना लिया था, लेकिन परिजनों के समझाने पर खेल जारी रखने पर सहमत हो गए। दरअसल दोनों घुटनों की तकलीफ के चलते वे नाकाम हो रहे थे। रोहन के पिता एमजी बोपन्ना कहते हैं कि रोहन पिछले 2 सालों से अयंगर योग कर रहे हैं। इससे उनकी ऊर्जा में तो बढ़ावा आया ही है, वो अच्छी फिटनेस बनाने में भी सफल रहे हैं। इससे उनकी मौजूदा सफलता में अहम भूमिका निभाई है। रोहन से पिछले भारत के लिए रोहन से पहले भारत के लिए लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा ने युगल में ढेरों सफलताएं हासिल की हैं, पर देश विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन के बाद कोई ढंग सिंगल खिलाड़ी नहीं निकल सका है। ऐसे में इस साल सुमित नागल के डेविस कप में खेलने से इनकार करने पर अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन ने सुमित का नाम ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड के लिए भेजने से मना करना सही नीति नहीं लगती। देश में ज्यादातर टेनिस खिलाड़ी व्यक्तिगत प्रयासों के कारण ही आगे निकले हैं। अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन को इस तरफ गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत तो अच्छी तरह से मांझने की है। चांद पर 7 हिंदुस्तान। पिछले सप्ताह जब मून लैंडर स्लिम चांद पर उतरा तो जापान इस उपग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। स्लिम चांद के उसी दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है जहां कुछ महीने पहले भारत का चंद्रयान 3 उतरा था, यानी चांद के इस क्षेत्र में अपने यान को उतारने वाला वह दूसरा देश बन गया है। कार के आकार जितने 200 किलोग्राम के स्लिम को जब चांद की यानी चांद के इस क्षेत्र में अपने यान को उतारने वाला वह दूसरा देश बन गया है। कार के आकार जितने 200 किलोग्राम के स्लिम को जब चांद की सियोई खाई के पास उतारा गया तो वैज्ञानिक समुदाय की चर्चा इस बात की हुई कि जापान ने आश्चर्यजनक रूप से जिस जगह यान को उतारना तय किया था तकरीबन उसी जगह पर उतारा। तय जगह और उतरने वाली जगह का जो फर्क था वह 100 मीटर भी नहीं था। इसके पहले तक वह फर्क आमतौर पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाता था। सवाल यह उठा कि स्लिम की इतनी सटीक लैंडिंग कैसे संभव हो सकी। इसका जवाब अब मिला है। दरअसल स्लिम ने इसके लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली थी और उसकी तस्वीरों के सहारे वह सटीक जगह पर उतरने में कामयाब रहा। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि चंद्रयान 2 का भारत का पूरा अभियान ठीक से चला था, लेकिन इसका लैंडर एकदम अंतिम समय में चंद्रमा की सतह पर ठीक से उतरने में नाकाम रहा था। हालांकि इसका ऑर्बिटर अभी भी चांद के चक्कर लगाता हुआ सक्रिय है और लगातार डाटा भेज रहा है। इन्हीं डाटा में भी तस्वीरें हैं जिनकी मदद जापान के स्लिम ने ली। हालांकि इस खबर का महत्व उनके तकनीकी ब्यौरे के बारे में नहीं है, इसके पहले यह कब हुआ था कि किस काम के लिए जापान को भारत की तकनीक मदद लेने की जरूरत पड़ी हो। भारत के लोग लंबे समय से जापान की तकनीक उपलब्धियों के कायल रहे हैं और हमारे देश में न जाने कितने उद्योग और परियोजनाएं ऐसी हैं जो जापान या वहां की कंपनियों के तकनीक सहयोग से चल रही हैं। जैसे स्लिम के मामले में जो हुआ वह ये बताता है कि तकनीकी अ, वह बताता है कि तकनीकी की दुनिया में भारत की स्थिति कैसे बदल रही है। ये सच है कि बाकी क्षेत्रों के मुकाबले अंतरिक्ष क्षेत्र में जापान बहुत तेजी से उतरा है। इस क्षेत्र में भारत का अनुभव काफी बड़ा है, लेकिन ऐसा कम ही होता रहा है कि खुद अपनी तकनीक विकसित करते समय जापान किसी अन्य देश की इस तरह से मदद लेता हो। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और जापान का यह सहयोग कुछ और रास्ते भी खोल सकता है। इस समय दुनिया के तकरीबन सभी विकसित देश किसी न किसी रूप में चंद्र अभियान चलाने की सोच रहे हैं। अनुमान यह है कि अगले 10 साल में 100 से भी ज्यादा ऐसे अभियान शुरू हो सकते हैं। निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में उतर पड़ी हैं और स्पेस फाउंडेशन का आकलन कहता है कि चंद्र अभियान का यह कारोबार 540 अरब डॉलर का हो चुका है। ऐसे में भारत और जापान जैसे दोनों देशों का सहयोग इस बाजार के समीकरण बदल सकता है। लगभग 3 साल पहले चीन और रूस ने भी ऐसे ही सहयोग का समझौता किया था। उन्होंने संयुक्त अभियान का भी फैसला किया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था और बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। भारत और जापान इस बात को अब आगे ले जा सकते हैं। दोनों साथ आते हैं तो यह एक बराबरी का सहयोग होगा। यह ध्यान देने की बात है कि ऐसे अभियान बहुत महंगे होते हैं। अतः सक्षम देश अगर मिलकर 100% सफलता का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर है। धन्यवाद।